सभी को प्रणाम। डे 66 हमारी भावी पीढ़ी और उसका निर्माण। आज का शीर्षक है हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। विज्ञान का उपयोग मानवीय जीवन में जिस स्तर पर जिस क्रम से चलता है उससे कहीं अधिक कहीं पहले ज्ञान का विभिन्न रूपों में प्रयोग चल पड़ता है। छोटे शिशुओं को मलमूत्र त्यागने की, भूख, सर्दी, गर्मी आदि को बताने के लिए रोने का संकेत करने की आदत डालनी पड़ती है। इसके बाद भाषा ज्ञान का, अपने पराये का भेद करने का ज्ञान विकसित होता है। शिष्टाचार, निर्वाह, समय का पर्याप्त उपयोग, आहार में रुचिकर अरुचिकर का वर्गीकरण, ग्रहण करने की मात्रा का अनुमान जैसी अनेक जानकारियां अभिभावकों और परिजनों से प्राप्त होती रहती है। इन सब की गंभीरता, आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जो सीखा और सिखाया जाता है उसका अधिकांश भाग अनुपयुक्त होता है। यही कारण है कि अनुपयुक्त को चरितार्थ करते रहने के कारण बालकों में से अधिकांश बीमार पड़ते और बेमौत मरते हैं। आदतें आरंभ से ही ऐसी पड़ जाती है कि जिनके कारण सदा सर्वदा कठिनाइयों, आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यदि शिशु पालन की, उनके विकास की सही जानकारी अभिभावकों परिजनों को हो तो बच्चा विकास के क्रम पर सही रीति नीति से चलता रह सकता है। उसका शरीर, स्वभाव और विधि निषेध करने का निर्णय करने वाला मन सुसंस्कारी सांचे में ढल सकता है। किंतु कठिनाइयां प्रत्यक्ष है। बच्चा अपने बलबूते ज्ञान अर्जन कर नहीं सकता। जो सिखाने वाले हैं उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि आरंभिक आयु कितनी महत्वपूर्ण है और उसके निमित्त किस अवसर पर किस प्रकार क्या सीखा और सिखाया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। विज्ञान में भी देखा जाए तो विज्ञान का उपयोग मानवीय जीवन में जिस प्रकार पर जिस क्रम से चलता है उससे कहीं अधिक क्या है, कहीं पहले ज्ञान का विभिन्न रूपों में प्रयोग चल पड़ता है। जैसे बच्चा है, उसको क्या जरूरत है वो रो कर बताता है, क्योंकि शुरू में उसे भाषा की ज्ञान नहीं होती है। अब यहाँ पर है कि उसकी क्या रुचि है, क्या अरुचि है, उसका क्या जरूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, वह क्या चाहता है। तो इसमें प्रायः क्या होता है, अभिभावक जो है ट्रेंड नहीं होते हैं तो वो बहुत सारे बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे के लालन पालन में प्रभाव पड़ते हैं और उसका जो है एक तरह से कह सकते हैं कहीं उसका साइड इफेक्ट पड़ते हैं। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि बच्चा आखिर किसी से सीख रहा है या कोई उसको बता रहा है या किसी को समझा रहा है तो वो अपने बलबूते तो ज्ञान अर्जन कर नहीं सकता। उसको सिखाने वाला अभिभावक होते हैं, खास करके प्रारंभिक अवस्था में। तो ये कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये प्रारंभिक आयु जो होती है वो हम सबको समझना चाहिए। यहाँ वही बताया जा रहा है कि हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। प्राय हम सोचते हैं ना, अच्छा बच्चा तो किसी तरह पला ही जाता है, लेकिन बच्चा को किसी तरह तो पालना है नहीं, उसका नव निर्माण हमें करना है। भगवान ने धरती पे भेजा है तो उस बच्चे के जो अभिभावक के रूप में है या फिर जो बड़े के रूप में है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको ये खुद पता होना चाहिए। लेकिन हम प्राय यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ों को अनुपयुक्त समझकर छोड़ देते हैं जो बाद में वो हमारे लिए एक परेशानी का सबब भी बनती है। संसार में प्रति मिनट हजारों बच्चे पैदा होते हैं, पर उनमें से कुछ ही ऐसे भाग्यवान होते हैं जो आहार से लेकर आदतों तक का सही आधार उपलब्ध कर सकते हो। इससे पूर्व शिशु प्रजनन की प्रक्रिया भी आंखें बंद करके चल पड़ती है। शिशु के आविर्भाव के यही क्षण है कि बीज बोने से पहले खेत को उर्वर बनाना पड़ता है। उसके लिए खाद, पानी, निराई गुराई, रखवाली आदि की अग्रिम व्यवस्था बनानी पड़ती है। शिशु उत्पादन से पूर्व उसकी जन्मदात्री का स्वास्थ्य, चिंतन, वातावरण, अनुशासन, आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रकरण, ये सभी बातें ऐसी हैं जिनकी सही और समुचित जानकारी न केवल जननी को हो वरन उसके संरक्षकों, सहायकों को भी उस प्रसंग में निष्णात होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस अभिभावक परिकर के प्रत्येक सदस्य को जननी को ऐसी परिस्थितियों में रखने में सहायक होना चाहिए जिससे वह उस गुरुतर कार्य का भार वहन सही रीति से कर सके। इस संबंध में अधिकांश परिवार एवं दंपति नितांत अज्ञान में फंसे होते हैं। यही कारण है कि आकाश से बरसने वाले रात्रि के ओस कणों की तरह बच्चे जन्मते रहते हैं। वे किसी प्रकार धरती पर कूद तो पड़ते हैं, पर यह अनुमान नहीं कर पाते कि मनुष्य जन्म लेने के उपरांत
कितने अधिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व इसके पीछे लदे हैं, उन्हें किस प्रकार पूरा करना है। फलतः ऊसर बिहरों में उगने वाले झाड़ झंकारों की तरह उनकी उत्पत्ति और अभिवृद्धि होती रहती है। बिल्कुल यहाँ कितनी सटीक बातें कही गई है कि अगर हम कहीं बीज लगा रहे हैं तो उसके पहले जिस भूमि पर लगा रहे हैं उसकी निराई खुदाई, उसकी उर्वरता को देखनी होती है। तो इसी तरह जो जननी है वो उर्वर बनी रहे, उत्साही रहे, क्योंकि वो एक नवजीवन को गढ़ने जा रही है। तो इसमें हम उस जिस परिवार में जननी है उस परिवार के अन्य सदस्यों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या क्या भूमिका अपनी निभा सकते हैं। लेकिन क्या है, जैसे कहीं भी बीज को छींट दो तो वो कहीं ना कहीं झाड़ झंकार के रूप में ऐसा ही उबड़ खाबड़ उगाते हैं। तो उसी तरह बच्चे भी जो है ओस की कणों की तरह यहाँ गुरुदेव तुलना कर रहे हैं कि आकाश से टपकते रहते हैं, होते रहते हैं, अनप्लान्ड बच्चे होते रहते हैं, लेकिन वो झाड़ झंकारों की तरह होता है। किसी तरह से वो पल बढ़ तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक समाज के लिए एक बोझ बनते हैं। चूंकि बच्चा समझदार नहीं होता, वो अपने उज्जवल भविष्य के संबंध में न तो कुछ सोच ही सकता है और न व्यवस्था बनाने, साधन जुटाने में ही समर्थ होता है। ऐसी दशा में सभी स्तर की जिम्मेदारियां उन सबके कंधों पर आती है जिन्होंने प्रजनन का वातावरण बनाया, प्रोत्साहन या सहयोग दिया। यदि बड़े होने पर बालक अस्वस्थ, असंस्कृत, अनगर स्तर का है तो उसकी जिम्मेदारी अभिभावक समुदाय की है। दुख की बात यह है कि इस समुदाय को इस संदर्भ में यह ज्ञान होता ही नहीं कि जिसको नितांत आवश्यक समझा जाना चाहिए। इस संदर्भ में कोई सज्जनोचित शास्त्र रचा भी नहीं गया है। एक अनगढ़ ढर्रा चला आता है, उसी को सहज बुद्धि के लोग अपना लेते हैं। फलतः बच्चे वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि बिना माली वाले उद्यान और बिना किसान वाले खेत को होना चाहिए। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बच्चा तो जन्म लेता है, समझदार तो होता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक की यहाँ विशेष भूमिका होती है। लेकिन अगर हम वहां पर भी अगर ऐसे ही अनगढ़ ढर्रा पर चल के उसके लालन पालन कर लेते हैं तो वो पल तो जाते हैं, जैसे बिना माली के कैसे उद्यान होते हैं, पेड़ तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी कोई सजावट नहीं होती है, कोई उसकी कटिंग छटिंग नहीं हो पाती है, कोई निराई खुदाई नहीं हो पाती है, कोई उसके एक आकार प्रकार नहीं हो पाते हैं। तो उसी तरह बच्चा बढ़ तो जाता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व के निर्माण में एक संदिग्ध हो जाती है। बालक छोटी आयु में अत्यधिक संवेदनशील होता है। वह गर्भ काल से लेकर बोलने और चलने योग्य होने तक व्यक्तित्व को विनिर्मित करने वाली अधिकांश विद्याएं हृदयंगम कर लेता है। संपूर्ण जीवन वह इस पूंजी के सहारे अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है। व्यवसाय कुछ भी क्यों न हो, पर दृष्टिकोण वही रहता है जो अल्प वयस्क स्थिति में अपना लिया जाता है, अथवा यूं कहिए कि जो अभ्यास करा दिया जाता है। बालक छोटी आयु में असंवेदनशील तो होता ही है, और जब तक वो चलने बोलने योग्य नहीं होता तब तक अधिकांश विद्याएं को क्या कहा जाता है कि बच्चे जितने 5 वर्ष की उम्र तक हृदयंगम कर लेते हैं हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे भाषा को, उतना आगे के उम्र में नहीं कर पाता जितना कि वो 5 वर्ष से कम उम्र में कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कन्या और पुत्र के बीच बढ़ता जाने वाला भेदभाव है, विभेद शिशु पर थोपा हुआ है, उस पर लिंग भेद के संस्कार आरंभ से ही थोपे जाते हैं। लड़के को सम्मान, लड़की की उपेक्षा, आत्म परिचय देने में स्त्रीलिंग वाचक शब्द विन्यास को प्रयुक्त करना, कपड़े स्त्रीलिंग वाले वर्ग के धारण करना, प्रसाधन उपकरण खिलौने उसी प्रकार के देना, वार्तालाप करते समय उसके भावी जीवन का निरंतर संकेत देते रहना, सहेलियों में खेलने देना, अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दिलाना, आदि आदि बातों से बालिका यह समझने लगती है कि वो मानव समाज में हे वर्ग की घटक है जिसे पराधीनता भरा जीवन जीना है। जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति नाक कान छेद कर, केश विन्यास का, कपड़ों का तरीका बदलकर यह विश्वास करा दिया जाता है कि वह पिछड़े वर्ग का प्राणी है। यहाँ लड़के लड़की लिंग भेद की बातें हो रही है कि लड़कियों को एहसास कराया जाता है उनके वेश विन्यास को लेकर, उनके मतलब रहन सहन, उनके वेशभूषा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से लिंग भेद की बातें होती है। उसी में बताया जा रहा है कि कन्या और पितृ के बीच में क्यों बढ़, इसीलिए हमारे यहाँ देखा जाए तो प्रति 1000 लड़कों के बीच लड़कियों की संख्या कम है। अब धीरे धीरे चूंकि अब हमारे यहाँ साक्षरता बढ़ रही है तो लोग महत्व समझ रहे हैं कि कोई लिंग भेद नाम की चीज़ नहीं होती, बल्कि हमारे ही आर्टिफिशियल ढंग से उसका बीजारोपण किया गया है। लड़के लड़की में की समानता में कोई असमानता नहीं है, दोनों बराबर होते हैं। ये सोच विकसित होने के कारण ये काफ़ी अंतर पटने लगा है। उसे यह सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि वह पूर्ण मनुष्य है। मनुष्य में जो मनोबल पुरुषार्थ पाया जाता है उसकी वह अधिकारिणी और अवसर मिलने पर उस प्रतिभा का सर्वतोमुखी परिचय दे सकती है जो किसी भी पूर्ण मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यदि ऐसी स्थिति रही होती तो नर नारी का वर्तमान दुखदायी हे हीन विभेद वर्गीकरण नहीं होता। आधे मनुष्य कैदी की और आधे जेलर की स्थिति में न रहते।
दोनों वर्ग मिलजुल कर सहयोग पूर्वक काम करते, एक दूसरे का भार हल्का करते और मिलजुल कर साथी को आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते। ऐसी दशा में समाज की स्थिति आज की अपेक्षा सर्वथा दूसरे ढंग की होती। समूची जनसंख्या समर्थ, सुयोग्य, सुसंस्कृत, सुविकसित एवं सुसंपन्न होती। ऐसे युग में यदि दूरदर्शिता अपनाकर अपने साथी के बच्चों के समाज के हित को गंभीरता पूर्वक समझते हुए प्रजनन की दिशा में कदम बढ़ाते तो निश्चित रूप से भावी पीढ़ी उस स्तर की ढलती जिसे सहज ही महामानव की संज्ञा मिलती। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्ण मनुष्य के लिए स्वाभाविक है कि उसकी सर्वतोमुखी विकास हो, सार्वभौमिक विकास हो, उसकी समग्रता पर ध्यान दिया जाए। अगर ये शुरू से अभिभावक ध्यान दे तो अभी तो तक जो भावी पीढ़ी जो हुई थी वो महामानव की संज्ञा से सुशोभित होते। इस लाभ से आज समूचा समाज वंचित है। इसका एकमात्र कारण प्रजनन एवं शिशु विकास संबंधी विचारणा में ग्रहित तत्वों की भरमार का होना, दूरदर्शी विवेकशीलता और तथ्यान्वेषी विचारशीलता को कहीं प्रश्रय ही नहीं मिलता। इतने महत्वपूर्ण आरंभिक विषयों पर ऐसी उपेक्षा क्यों बरती गई? इतनी महती आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं की गई? स्थिति पर पुनर्विचार क्यों नहीं हुआ? उपयुक्त मार्ग क्यों नहीं खोजा गया? सही दृष्टिकोण अपनाकर सही व्यवस्था बनाने का उत्साह मानव मन में क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि ज्ञान के धनी तो हम बनते हैं, बुद्धिमत्ता का ढिंडोरा भी पीटते हैं, उसका अहंकार भी करते रहते हैं, पर मौलिक सूझबूझ से दूर रहते हैं। परंपरा ही हमारे लिए पत्थर की लकीर है, उसी को ज्ञान विज्ञान शास्त्र मानते हैं। इस पर भी दावा करते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त है, हम जानकार या बुद्धिमान हैं। इसलिए आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है और इसीलिए कहा जाता है कि हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। हम प्राय ये लॉजिक देते रहते हैं कि हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, विज्ञान के युग में रह रहे हैं, हर कुछ सेटलमेंट है कि कैसे लॉजिकल हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक तरह से अपनी अहंकार का पोषण करते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं, लेकिन जहाँ तक मौलिकता की बात आती है तो उसमें हम टाइफिस हो जाते हैं और अपने ही बच्चे के मनोवृत्ति और उनकी आदतें और उनकी भावों को नहीं समझ पाते हैं और उसको अनुपयुक्त समझकर एक तरह से उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में ये बाधक साबित होता है। तो आइए हम सब हर तरह से अपनी समग्रता से सोचे कि हम अपनी भूमिका कहाँ निभा सकते हैं और उसे खुले एक हवा की तरह बच्चे की, अपने बालकों की, अपने भावी पीढ़ी के नवनिर्माण में जुट जाए कि ताकि हमारा बच्चा जिधर भी जाए उसे एकदम पवन सुगंधित जैसा उसका व्यक्तित्व हो। तो आज हम लोग यही टॉपिक समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।